नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। रीट 2024-25 सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चार्ट देख रहे हैं। आज का ये प्रैक्टिस चार्ट नंबर 4 है और अपने मॉडल टेस्ट पेपर 3, 4 और 5 साथ में होंगे, यानी 60 MCQ 20-20-20 हम देखेंगे। यूनिट 6 के अधिगम लर्निंग के बारे में यवंदरा जादव द्वारा तैयार किए गए MCQ है। बहुत अच्छा MCQ है, एक लेवल 1 वाले और सेकंड वाले दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी ये प्रैक्टिस सेट है। इनको एंड तक देखना है और हमारे साथ जुड़ा रहना है। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना है और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ मित्रों आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप ज़रूर पीडीएफ इसको देखें। यूनिट सेकंड टॉपिक अधिगम लर्निंग, इसके बारे में पहला क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, तो इसको क्या कहते हैं? विद्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या कोई नहीं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित करता है और ये उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, तो इसे कहेंगे मित्रों ऑप्शन सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण हो रहा है। ऑप्शन सी आएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अधिगम वक्र में पठार बनाता है, परिपक्वता के कारण बनता है, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण। अधिगम वक्र में पठार किस लिए बनता है? दो का ऑप्शन सी होगा करेक्ट, थकान के कारण बनेगा। यानी अधिगम वक्र में पठार का मतलब अधिगम रुक जाता है थकान के कारण। नेक्स्ट तीसरा सवाल है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है, तो इसको ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अंतरण कहेंगे। द्विपार्श्विक अंतरण, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन सी होगा, उसे दंडित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको सीखने का पठार है यानी अधिगम रुक गया है, तो उसका निराकरण करना, उसका उपाय करना है हटाने के लिए, तो कभी भी दंडित नहीं करना है। ऑप्शन सी, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए और सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना है और इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन दंडित कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है। 5वां सवाल है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, तो वो वक्र कैसा होगा? ऑप्शन ए आएगा, वो उन्नतोदर वक्र होगा। ऑप्शन ए, यानी प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद, तो उन्नत होकर के फिर गिर रहा है, उन्नत। ऑप्शन ए आएगा। मतलब आपको ए उल्टा है, ध्यान रखना। प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होगी, फिर उन्नत और फिर वापस नीचे गिर जाती है, तो उन्नतोदर होगा, मंद होना। उन्नतोदर में पहले गति धीरे होती है और फिर एकदम तीव्र हो जाती है, तो वो उन्नतोदर वक्र होगा। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारण है? शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारण है ऑप्शन डी, वो है विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, तो ये क्या कहलाता है? पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को प्रभावित नहीं करेगा, तो वो कहलाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? अधिगम को पॉजिटिव रूप से इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है, तो वो है ऑप्शन सी, अधिगम परिस्थितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
निम्न में से क्या अधिगम स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है? अधिगम स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी बहुपक्षीय है, वो अधिगम स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। एक पक्षीय होता है, द्विपक्षीय भी होता है, लंबात्मक भी होता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, गेने के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? रॉबर्ट गेने सीखने के जो प्रकार बताए उन्होंने उनमें सबसे उच्च स्तर पर कौन सा है? ऑप्शन बी समस्या समाधान सबसे उच्च स्तर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, चैनिंग की संकल्पना का संबंध किससे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनिंग है, उस संकल्पना का संबंध है वो है स्किनर से है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, 12वां सवाल अपने को पूछ रहा है कि विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसाध्य है। उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, तो इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो वो कराएगा मित्रों ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, यानी ऑप्शन डी आएगा, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कराएगा। नेक्स्ट 13वां सवाल, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, दूसरा नाम है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? अधिगम के स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है, वो है दूरवर्ती स्थानांतरण। ये नहीं होता, सकारात्मक भी होता, नकारात्मक होता और शून्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई है, यानी सीखने के प्रकार बताए हैं रॉबर्ट गेने ने? ऑप्शन सी 8 प्रकार। नेक्स्ट 16वां सवाल है, रॉबर्ट एम गेने अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार एक नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि अधिगम, रॉबर्ट गेने ने नहीं बताया। संकेत अधिगम होता है, श्रृंखला अधिगम होता है, शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम होता है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है, तो अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का ये उदाहरण है वो कौन सा उदाहरण होगा? ऑप्शन सी मानसिक से मानसिक, यानी सब मानसिक ही है गणित। पहाड़े सीखे फिर गुणा और भाग प्रयोग करता, तो मानसिक से मानसिक हुआ। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत है वो डाल दी है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण है, बहुत ही अच्छा ये एग्जाम्पल है और ये सवाल एग्जाम आ चुका है। ऑप्शन ए वो श्रृंखलागत अधिगम का ये उदाहरण होगा। रॉबर्ट गेने का श्रृंखलागत अधिगम है, यानी एक श्रृंखला बन जाती है, क्रम वाइज बन जाता है। एक बार कहने के बाद वह रोजाना कोट को खूंटी पर टांगती है, तो एक क्रम बन गया, तो श्रृंखला बन गई। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, 19वां सवाल है कि गेगने निम्न में से किससे संबंधित है? गेगने का संबंध है अधिगम के श्रेणी क्रम से। ऑप्शन ए। इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए। निम्न श्रेणी इस प्रकार, इन्होंने एक शंकु बताया, सबसे उच्च स्तर पर समस्या समाधान अधिगम है, सबसे नीचे श्रृंखला संकेत वगैरह ये हैं। तो इस प्रकार उन्होंने एक शंकु बनाया था, इस प्रकार शंकु बना के इन्होंने निचले स्तर पर इस प्रकार उन्होंने 8 प्रकार बताए थे उच्च श्रेणी पर त्रिभुज बना करके। 20वां क्वेश्चन है, गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी नियम अधिगम संप्रदाय अधिगम का अनुगमन करता है। तो ये 20 क्वेश्चन अधिगम से संबंधित। आगे और 20 क्वेश्चन यूनिट सेकंड का जो आपके चिंतन है, थिंकिंग है, उसका मॉडल टेस्ट पेपर 4 देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन और अपना प्रैक्टिस सेट क्रम वाइज रूप से देखें तो ये चौथा है। पहला क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? चिंतन है वो अनिवार्य रूप से एक कौन सी गतिविधि मानी जाएगी? संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है?
उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिंतन प्रारंभ करना है तो उसके लिए समस्या की जरूरत होगी। ऑप्शन डी। चौथा सवाल है, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन है ऑप्शन डी में कम बुद्धि विज्ञान। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में ज्ञान और अनुभव को यथेष्टता होती है, यथेष्ट अभिप्रेरणा भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता और लचीलापन होता है। नेक्स्ट 5वां सवाल है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न रिक्त स्थान का एक उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन डी, ये उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन है। 6वां क्वेश्चन, एक मित्रों अपसारी और अभिसारी ये चिंतन है। अपसारी सृजनात्मक होता है, अभिसारी प्रतिभाशाली या बुद्धिमान जो होते हैं उनमें होता है अभिसारी। अपसारी सृजनात्मक बच्चे हैं, उसमें अपसारी चिंतन होगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग में सही होने की संभावना सबसे कम है? इनमें से यानी गलत है युग। ऑप्शन सी। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर, ये गलत हो गया। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की ने बोला है। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे ने कहा है। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, यह चॉम्स्की का कथन है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, निगमनात्मक जो तर्कना है उसमें शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन डी आएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर इसमें तर्कना होती है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल ये पूछ कर कि कैसे और क्यों, वह उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा फर्क की तुलना करने में मदद करता जो वास्तव में सबसे अच्छा है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। क्या बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? ऑप्शन बी, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मित्रों, 9वां सवाल है, एग्जाम आ चुका है। चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू माना जाएगा। ऑप्शन नहीं आएगा और ये सवाल एग्जाम आ चुका है। 10वां सवाल है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है ऑप्शन सी, मांसपेशी क्रिया है। चिंतन में इनका प्रयोग नहीं होता, चित्रों का होता है, प्रत्येक चिन्ह और भाषा का होता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम आ चुका है। अपसारी चिंतन से या सृजनात्मक चिंतन से संबंधित है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? ये सवाल आ चुका है। अपसारी चिंतन। अभिसारी है वो प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित होगा। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यह है आगमनात्मक तर्क का उदाहरण, ऑप्शन ए। 14वां क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की ये परिभाषा किसने दी है? रॉस ने। ऑप्शन बी, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना के विकास के लिए, कल्पना का विकास करना तो उसके लिए क्या काम हो? ये सभी क्रिया करनी चाहिए। ऑप्शन डी आएगा। कौन कौन सी क्रिया है? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी सुनना, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना। 16वां क्वेश्चन है, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों, घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे और मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यह अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपगम है। यह आपके एक टॉपिक है, उससे संबंधित उसकी परिभाषा है पूरी की पूरी। ऑप्शन ए, मानचित्र निरूपण हो रहा है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, निम्न चित्र है वो किसका उदाहरण है?
ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये किसके उदाहरण होंगे? रेखा चित्र के, मॉडल के, प्रत्यय मानचित्र का या बिंदु रेखे चित्र का? ऑप्शन सी, ये प्रत्यय मानचित्र हो रहा है, ऑप्शन सी आएगा। प्रत्यय मानचित्र है, यानी रेखांकित प्राचीन मिस्र कला पे स्थापत्य कला, मकबरों की विषय वस्तु, इस प्रकार ये प्रत्यय हुए हैं और मानचित्र प्रत्यय में हुए हैं। 18वां क्वेश्चन है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ये क्वेश्चन है ड्यूवी ने, जॉन ड्यूवी ने चिंतनशील सोच की चर्चा की है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन ये किससे संबंधित तत्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला सवाल। अपसारी चिंतन या सृजनात्मक चिंतन के ये तत्व है। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन। 20वां क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चे को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है? ऑप्शन डी आएगा इसका, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए क्या कर। तो ये 20 क्वेश्चन देखे हमने अपने यूनिट 2 चिंतन से संबंधित। आगे और 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 अभिप्रेरणा, यूनिट 2 का मोटिवेशन जो टॉपिक है उनसे जुड़े हुए 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सभी मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है, सिर्फ एक को छोड़कर मैस्लो ने जो 5 आवश्यकताएं बताई है मनुष्य की, इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए वाली नहीं है। आध्यात्मिक आवश्यकताएं उन्होंने नहीं बताई, सुरक्षा, शारीरिक, आत्मसम्मान आवश्यकता होती है। सेकंड क्वेश्चन है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकला की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। ये सर्वोत्तम उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? यह सवाल कई बार एग्जाम आ चुका आने की संभावना है। इसके अंदर कहा था कि अभिप्रेरणा है सीखने का एक राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? अभिप्रेरणा के जो 3 घटक है उनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, रटन स्मृति नहीं होती है, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन होता है। अगला सवाल है 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण, ऑप्शन बी आएगा इसमें, छात्र बहुत सक्रिय है और अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो यह सर्वोत्तम प्रेरणा का उदाहरण होगा, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है? यह सवाल एग्जाम आ चुका है, बहुत अच्छा सवाल, अपने आप में एक अंत है। बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति तो आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत मानी जाएगी। 7वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है? ये भी सवाल एग्जाम आ चुका है, ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होगी। 8वां क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है? शीघ्रता से सीखता है। नेक्स्ट 9वां सवाल, पुरस्कार एवं दंड ये क्या है? यह है कर्तन प्रेरक। 10वां क्वेश्चन, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए? किसका बढ़ावा देना चाहिए? ऑप्शन सी आएगा, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना चाहिए। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? जन्मजात नहीं है, ऑप्शन सी वाला नहीं है, आदत, भूख, प्यास, नींद या जन्म से ही लग जाती है। प्लस वाले, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी क्या करते हैं? उनके लिए बाह्य पुरस्कार उसके अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? तो इसको समझा जा सकता है, ऑप्शन सी, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह बच्चा
अधिक जिज्ञासु है। भूख और प्यास ये क्या है? भूख और प्यास है जन्मजात प्रेरक। 16वां सवाल है, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिससे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए वो संबंधित है मैस्लो के अनुसार। ऑप्शन बी वो शारीरिक संबंधित है। 17वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की जीवन में नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो ये अभिप्रेरक ऑप्शन ए में आंतरिक अभिप्रेरक है। एक व्यक्ति के जीवन में नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा आंतरिक अभिप्रेरक होगी। 18वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर रिक्त स्थान शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यायवाची क्या होगा अभिप्रेरणा का? ऑप्शन बी आवश्यकता। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वो प्रेरणा कहलाएगी। ऑप्शन ए। तो इस प्रकार 60 क्वेश्चन हमने देखे, 20 क्वेश्चन अधिगम से, चिंतन से और अभिप्रेरणा से, और प्रैक्टिस सेट अपना चौथा पूरा हुआ। नेक्स्ट 5वां प्रैक्टिस सेट होगा और इसी प्रकार 40-60 क्वेश्चनों को लेकर के साथ में आएंगे। क्लास कैसी लगी मित्रों ज़रूर कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें क्लास को, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से मित्रों हम आगे बढ़ेंगे। PDF आपको इसके टेलीग्राम पर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।